हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमसीक्यूज ऑन रेस्पिरेशन। इससे पहले जो हम रेस्पिरेशन का जो है कंप्लीट एक लेक्चर पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है। उसमें लास्ट पे जो है कुछ ऑडियो की भी दिक्कत आई थी, थोड़ी सी टाइम के लिए थी, 5-7 मिनट के लिए। तो चलो, उतना से तो आप कर ही लोगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, एमसीक्यूज ऑन रेस्पिरेशन। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। पहला एमसीक्यू क्या है? फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेस्पिरेटरी रेट एंड रेस्पिरेटरी क्वोशंट। तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं हम, जिससे हम रेस्पिरेटरी रेट और रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो है और मेजर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रेस्पायरोमीटर। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है हमारे पास, द टर्म फर्मेंटेशन वाज कॉइन्ड बाय। जो टर्म है फर्मेंटेशन, ये किसने दी थी? देखो, दूसरी एक बात भी बता दें कि ये जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन का दूसरा नाम क्या होता है, मतलब इसका क्या बोलेंगे हम, अल्टरनेट नेम है इसका। फर्मेंटेशन का अल्टरनेट नेम है, जिसको बोलते हैं जाइमोसिस। जाइमोसिस जो है, ये इसका अल्टरनेट नेम है किसका, फर्मेंटेशन का। और द टर्म फर्मेंटेशन वाज कॉइन्ड बाय, किसने दी थी? क्रुकशैंक। ठीक है, इन्होंने ये टर्म दी थी। थर्ड वन देखते हैं हम। थर्ड वन है हमारे पास, हु इज नोन एज फादर ऑफ एटीपी साइकिल। तो एटीपी साइकिल के बारे में हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके थे कि एटीपी से एडीपी, एडीपी से फिर एटीपी, ये जो है इन्हें साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है। तो फादर ऑफ एटीपी साइकिल कौन है? फ्रिट्ज ए लिपमैन। लिपमैन जो है फादर ऑफ एटीपी साइकिल है। हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की टर्म जो है किसने इंट्रोड्यूस की? तो ये की है कोस्टी लेक्चर ने। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है टर्म इंट्रोड्यूस की एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है? जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, उसको कहते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जिसमें होती है उसे हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट वन है which is the link reaction between glycolysis and citric acid cycle। ये citric acid cycle क्या है? इसी को हम क्या कहते हैं? Krebs cycle। Krebs cycle। ठीक है। अब विच इज द लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल। एक्चुअल में क्या है, सबसे पहले क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पायरुविक एसिड में। ठीक है। फिर ये पायरुविक एसिड जो है, इसकी क्या होती है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। ठीक है। और वहाँ उसके बाद जो है शुरू होता है फिर क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? ये होता है हमारा साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में। ठीक है। और ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, इसके साथ क्या होता है? ये एक लिंक होता है किसके बिटवीन का? ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल के बीच का। इसमें क्या होता है? ये पायरुविक एसिड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। Which type of respiration produces water as one of the product? किस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में जो है वाटर हमें मिलता है एज एन
प्रोडक्ट, तो वो कौन सी होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो क्या होती है, जैसे ग्लूकोज के लिए ले लें हम C6H12O6 प्लस 6O2, तो क्या देगा हमें, हमें क्या देगा ये 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस दे देगा हमें क्या देगा, एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है हमारे पास, वाटर निकल रहा है। तो ये कौन सी रेस्पिरेशन है हमारे पास, ये कौन सी रेस्पिरेशन होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, F0 और F1 पार्टिकल जो है पार्टिसिपेट्स इन द सिंथेसिस ऑफ, ये सिर्फ आपको याद ही रखना है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसकी सिंथेसिस में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं एटीपी की सिंथेसिस में फ्रॉम एडीपी। और ये पीआई क्या है, ये है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, मीन्स जब एडीपी से एटीपी बनता है तो वहाँ पे F0 और F1 पार्टिकल भी पार्टिसिपेट करते हैं सिंथेसिस ऑफ, यहाँ पे आएगा एटीपी की सिंथेसिस में। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं हम क्या है, कहता है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस इन स्केलेटल मसल। ठीक है ना, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस इन स्केलेटल मसल्स एंड एनारोबिक फर्मेंटेशन इन यीस्ट और रेस्पेक्टिवली, तो क्या है, लैक्टिक एसिड और एथेनॉल। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बोलता है कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है दैट यूजेस ऑक्सीजन, को यूज हो रहा है रेस्पिरेशन में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और प्रोड्यूस क्या हो रहा है, CO2, एंड कन्वर्ट्स द एनर्जी रिलीज था, यहाँ पे कन्वर्ट्स द एनर्जी रिलीज्ड इनटू एटीपी। और एटीपी क्या है हमारे पास, एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल। ठीक है ना, तो रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें क्या यूज़ होता है, एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि हम ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट करवाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूज़ किसकी चीज़ की होगी, हमें ऑक्सीजन की, और प्रोड्यूस क्या होगा हमें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और क्या मिलता है हमें, वाटर, और एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो स्टोर हो जाएगी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है ना, और ये कहाँ पे स्टोर होगी, हमारे सेल के अंदर, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब भी बॉडी को ज़रूरत होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया से ये जो एटीपी है ये एनर्जी रिलीज करेंगे। और ये एनर्जी कैसे रिलीज करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी होती है यहाँ पे। ठीक है ना, मीन्स एटीपी की रिएक्शन किसके साथ होगी, वाटर के साथ, और वहाँ से जो है एनर्जी रिलीज होगी। और कितनी एनर्जी जो है रिलीज होती है, ये क्या बोलते हैं, जब एक एडीपी मीन्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी जब होती है, मीन्स जब एक फॉस्फोरस का जो बॉन्ड है वो जो ब्रेक होता है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास 30.05, ये होती है हमारे पास 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है रिलीज होती है। ठीक है ना, जब एक एटीपी से जो है एडीपी बनता है, ठीक, एक फॉस्फेट ग्रुप जो है जब रिलीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट्स जो हैं क्या होंगे, तो क्या होंगे, CO2 H2O और एनर्जी। ठीक है ना, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है ना। ठीक है, मीन्स इसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट है। और क्या हमारे पास, द रिएक्शन ऑफ TCA साइकिल क्या है हमारे पास, क्रेब्स साइकिल।
या इसी को बोलते हैं हम सिट्रिक एसिड साइकिल। तो द रिएक्शन ये कहाँ पे होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। जो ग्लाइकोलाइसिस है मीन्स ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है तो ये होता है किसमें, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद वाली जो रिएक्शन है मीन्स जब पायरुविक एसिड की फर्दर ब्रेकडाउन होगी और कहाँ पे होती है वो, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये सारा साइकिल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, द की लिंकिंग ग्लाइकोलाइसिस टू द क्रेब्स साइकिल। तो ये क्या है, ये है एसिटाइल कोएंजाइम। अब ये है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बाय यीस्ट फर्मेंटेशन इज। ये जो है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बाय यीस्ट फर्मेंटेशन इज, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, एरोबिक होगा, एनारोबिक होगा। ये हमारे पास कौन सा होगा, एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, O2 एब्सेंस, O2 की एब्सेंस में जो है ये प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल होगा बाय यीस्ट फर्मेंटेशन, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिकी सा भी है, ये देख लेना आप। ये क्या है, देखो 14th वन जो है इसमें क्या कहता है, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, ठीक है ना, कि कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की रिक्वायर होगी टू प्रोड्यूस 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स अंडर कंडीशन, क्या कही है इसने, अंडर एनारोबिक कंडीशन बाय ए यीस्ट सेल। देखो इतना तो हमें पता है कि जब वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है एरोबिकली, ठीक है ना, तो कितने एटीपी बनते हैं हमारे पास, 38 एटीपीज बनते हैं, ठीक है ना, 38 एटीपी बनते हैं जब अंडर किसमें, एयर्ड कंडीशन में, मीन्स एरोबिकली, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन से कितने एटीपीज मिलते हैं हमारे पास, 38 एटीपीज मिलते हैं जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 38 मॉलिक्यूल्स अगर हमने बनाने हैं थ्रू एनारोबिक कंडीशन में तो हमें कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। तो एनारोबिक कंडीशन में आपको पता है या हमें पता है, क्या पता है कि कितने एटीपीज बनते हैं हमारे पास, 2 एटीपीज बनते हैं, 2 एटीपी हमारे पास बनते हैं। तो हमने कितने एटीपी बनाने हैं, 38। तो कितने, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से अगर 2 बनते हैं तो 38 बनाने के लिए कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल लगेंगे हमारे पास लगेंगे 19 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है। एरोबिकली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपीज बनते हैं और एनारोबिक कंडीशन में जो है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 एटीपीज बनते हैं। तो 38 बनाने के लिए हमें कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए, 19 ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट्स कैन रेस्पायर इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन से, सीड्स जो है रेस्पायर कर सकते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है कि द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस जो है नेट गेन ऑफ एटीपी कितने होंगे, 2 एटीपीज, ठीक है ना, 2 एटीपी जो है नेट गेन, क्योंकि बनेंगे कितने, 4 एटीपीज बनेंगे ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। लेकिन जो है 2 यूज हो जाएंगे, यूज, और नेट गेन कितना होगा हमारे पास, 2 एटीपीज। नेक्स्ट क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स गिव्स राइज टू। एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन इन मसल्स क्या देगा हमें, क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनेगा हमारे मसल सेल्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये कहाँ पे लोकेट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रियल जो इंटर और आउटर मेम्ब्रेन है, तो उस स्पेस में जो है माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है लोकेट होता है। और सबसे ज़्यादा एटीपीज यही बनाता है, लगभग 34 एटीपीज बनते हैं हमारे, किससे,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। एंजाइम्स टेकिंग पार्ट इन ग्लाइकोलाइसिस आर फाउंड इनसाइड। तो वो कहाँ पे मिलेंगे जो एंजाइम्स जो है टेकिंग पार्ट इन ग्लाइकोलाइसिस, वो मिलेंगे हमें साइटोप्लाज्म में। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, ग्लाइकोलाइसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, या इसी को क्या बोलते हैं हम, साइटोसोल में। ठीक है ना, तो उसके एंजाइम्स भी कहाँ पे होंगे, साइटोसोल में ही प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज इज पार्शली पार्शली है पार्शली ब्रोकन डाउन इनटू। तो ग्लूकोज जो है किस में ब्रोकन डाउन होगा, हमारा पायरुवेट में। ठीक है ना, और पायरुवेट या पायरुविक एसिड में। एक बात याद रखना कि जो ग्लूकोज है वो कितने, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और जो पायरुवेट है ये कितने हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो कितने पायरुवेट बनेंगे हमारे पास, 2 पायरुवेट बनेंगे, ये याद रखना। कितने पायरुवेट बनेंगे, ग्लाइकोलाइसिस सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज जब ब्रेक होगा ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस में, तो हमारे पास पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनेंगे, लेकिन 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है ना, 2। नेक्स्ट क्या हमारे पास, द क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पे जो है शुरू होगा, या जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ये होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है ना, और क्रेब्स साइकिल सिर्फ एरोबिक कंडीशंस में ही चलेगा। ठीक है ना, एनारोबिक कंडीशन में क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो पायरुवेट जो एंटर नहीं करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास द आरक्यू वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आरक्यू वैल्यू जो है कार्बोहाइड्रेट्स की, आरक्यू वैल्यू पूछिए, मीन्स रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट वैल्यू जो है कार्बोहाइड्रेट्स की पूछिए। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट वैल्यू क्या होगी कार्बोहाइड्रेट्स की, ये होती है यूनिटी। ये कितनी होती है, यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1 होती है। अब ये आरक्यू वैल्यू क्या है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, ये क्या है, रेशो है किस चीज का, CO2 इवॉल्व और किसके, O2 एब्सॉर्ब। ठीक है, तो जब हम देखेंगे किस केस में, कि कार्बोहाइड्रेट के केस में, तो हमें क्या मिलता है, हमें कि CO2 जो है कितने इवॉल्व होते हैं, 6 CO2 बनते हैं ना ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और O2 भी कितने यूज होते हैं, 6 O2 जो है यूज होते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 यूज होते हैं। क्योंकि देखो ये जो, जैसे ये है C6H12O6, ठीक है ना, प्लस 6O2, तो रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, तो क्या बनेगा हमारे पास, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हमारे पास एनर्जी निकलती है। तो अब देखो CO2 इवॉल्व कितने, 6 मॉलिक्यूल, और O2 जो है एब्जॉर्ब या कंज्यूम कितने हैं, 6। तो 6/6 ये क्या हो जाएगा, 1, मीन्स यूनिटी की वैल्यू हो जाएगी। और क्यू वैल्यू जो है क्या हो जाएगी हमारे पास, यूनिटी। और आर क्यू वैल्यू फैट्स की क्या होती है, वो भी होती है लेस देन यूनिटी। आर क्यू वैल्यूज ऑफ प्रोटीन्स भी होती है लेस देन यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल। तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा इसका एंड प्रोडक्ट होगा CO2 और H2O। देखो इसको हम ऐसे समझेंगे कि पहले क्या था, ग्लूकोज से बना पायरुवेट, पायरुवेट से बना CO2। ये ग्लूकोज से पायरुवेट ये बना हमारे पास कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और पायरुवेट के बाद की जो रिएक्शन है वो कहाँ पे हुई हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये क्या था, 6 कार्बन था ग्लूकोज, ये कितने कार्बन हो गया, 3 कार्बन, और आगे क्या बन गया, 1 कार्बन, है ना। CO2 क्या है, सिंगल कार्बन है ना। तो ऐसे जो है क्या हो रहा है
कम्प्लेक्स से क्या बन रहा है, सिंपलर सब्सटेंसेस हमारे बन रहे में ब्रेक डाउन हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू, तो ये स्टोमेटा से भी होगी, लेंटिसेल से भी होगी और रूट से भी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन जो है, ठीक है ना, एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन जो है ये होगा, टेक्स प्लेस करेगा बिटवीन सॉइल में जो ऑक्सीजन है और सेल्स के साथ। आर क्यू इज द रेशो ऑफ, ये देखो हम पहले ही देख चुके हैं, आर क्यू इज द रेशो ऑफ, आर क्यू क्या है हमारे पास, रेस्पिरेटरी क्यूशेंट। तो ये रेशो क्या है, ये है रेशो किस चीज़ का, CO2 प्रोड्यूस्ड टू O2 कंज्यूम्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंडीशन इन विच टिश्यू ऑफ हायर प्लांट्स जनरली सर्वाइव फ्यू आवर्स इन एब्सेंस ऑफ O2। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जिस कंडीशन में टिश्यूज ऑफ हायर प्लांट्स जो है जनरली सर्वाइव करते हैं कुछ घंटों के लिए, इवन देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनाएरोबियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हेन ओनली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है ना, उस तरह की रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, उस तरह की रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और जब प्रोटीन्स की जो है रेस्पिरेशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। जब प्रोटीन्स की ऑक्सीडेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, ठीक है। फ्लोटिंग में आया कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जब जो है ऑक्सीडाइज हो। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, द एंजाइम यूज्ड the enzyme used in the formation of ATP from ADP। तो कौन सा एंजाइम यूज होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP, तो ये कौन सा एंजाइम होगा, ATPase नहीं होगा, सॉरी, ये होगा हमारा सिंथेस। ये देखो ये पढ़ाया भी है मैंने, ATP साइकिल, जब ATP जब ADP से ATP बनेगा, जब ADP से ATP बनेगा तो कौन सा एंजाइम होगा, ATPase। और जब हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP होगी, मींस ATP से क्या बनेगा, ADP, तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, ATPase, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, और यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, द एंजाइम यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP, मीन्स ADP से ATP बन रहा है, तो एंजाइम कौन सा होगा हमारे पास, ATP सिंथेस, मीन्स सिंथेसाइज हो रहा है ना, ये तो हम कहेंगे सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द पॉइंट एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ना, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्रैब साइकिल रन्स अबाउट, कितने टाइम जो है क्रैब साइकिल चलेगा, तो क्रैब साइकिल चलेगा सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए 2 टाइम जो है क्रैब साइकिल ऑपरेट करेगा। क्यों, क्योंकि पहले क्या है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस की वजह से क्या बन गया हमारे पास, पायरुवेट बन गया ना, लेकिन पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बने, 2, एक पायरुवेट मॉलिक्यूल के लिए एक क्रैब साइकिल और दूसरे के लिए दूसरा क्रैब साइकिल, मीन्स 2 बार जो है क्रैब साइकिल ऑपरेट